हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर भी पैसिव और एक्टिव के बारे में पढ़ा था। पैसिव पूरी पढ़ चुके थे और एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल के अंदर CMI और AMI को पढ़ लिया था। अब आता आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाया जाता है, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हिंदी में कहते हैं टीकाकरण। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि टीका होता क्या है और किस तरह से इसका नाम आया है, किस टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई है। तो सबसे पहले वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? वैक्सीन को हिंदी में कहते हैं टीका। वैक्सीन इज ए मिक्सचर ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन्स दैट आर एंटीजेनिक बट लेस पैथोजेनिक। इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन जो होता है माइक्रोब्स का ऐसा मिक्सचर होता है, माइक्रोब्स का मिक्सचर होता है जिनमें वे माइक्रोब्स एंटीजेनिक नेचर के तो होते हैं लेकिन उनसे डिजीज नहीं हो सकती है, मतलब कि लेस पैथोजेनिक होते हैं। मतलब ये अपनी बॉडी में एंटर होंगे, एंटीजन का काम करेंगे, CMI होगी ये एंड AMI होगी, जिसकी वजह से एंटीबॉडी बन जाएगी और उस पैथोजन को नष्ट कर दिया जाएगा और फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल रह जाएगी। तो ये एंटीजन का काम तो करेंगे लेकिन डिजीज करने की एबिलिटी कम रखते हैं, तो लेस पैथोजेनिक होते हैं। उसका जो मिक्सचर होगा वो होगा टीका। इंजेक्शन में जस्ट उल्टा था, इंजेक्शन में एंटीबॉडी थी, यहाँ पर एंटीजन को डाला जाता है वैक्सीन के अंदर। अब आता है हिस्ट्री। वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने वैक्सीन को, वे कह सकते हैं वैक्सीन की खोज की थी। इसने एक डिजीज होती है कोपॉक्स से रिलेटेड एक वैक्सीन बनाया था, वेरियोला वैक्सीन। ही वॉज प्रिपेयर फर्स्ट वैक्सीन वेरियोला वैक्सीनी फॉर कोपॉक्स, एक बीमारी के लिए सबसे पहले इसने वैक्सीन बनाया था। नेक्स्ट आता है टर्म की बात की, तो वैक्सीन टर्म का मतलब क्या होता है? वैक्सीन टर्म वॉज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वेक्का विच मीन्स को। यहाँ कोपॉक्स से रिलेटेड डिजीज का वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो गाय है को शब्द को ग्रीक भाषा में वेक्का कहते हैं और वेक्का से ही वैक्सीन टर्म बना है। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना कहलाता है या इनोकुलेट करना कहलाता है। वैक्सीनेशन कह सकते हैं टीका लगाना कहलाता है, टीकाकरण। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी एनिमल में या किसी इंडिविजुअल के अंदर जब टीका लगा दिया जाता है तो उस टीके का जो उसके अंदर प्रभाव होता है, उस प्रभाव को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। और उस व्यक्ति जिसके अंदर टीके का प्रभाव हुआ है उसको कहेंगे इम्यूनाइज्ड पर्सन। तो यहाँ हो गया इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, इसको इन इम्यूनाइज्ड पर्सन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट आता है WHO कंडक्ट ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम GIP फॉर वैक्सीनेशन ऑफ फॉलोइंग 6 डिजीज। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने GIP का कह सकते हैं का कंडक्ट किया था। GIP की फुल फॉर्म होगी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसने ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था जिसके अंदर 6 डिजीज के वैक्सीन्स बनाए गए और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन 6 डिजीज के वैक्सीन्स को। तो वह कौन सी डिजीज थी? उसके अंदर पहली डिजीज थी का वैक्सीन था डिप्थीरिया, उसके बाद में सेकेंड थी पर्टोसिस, नेक्स्ट थर्ड आता है टिटनेस, फोर्थ है पोलियो, फिफ्थ है मिसल को रूबेला भी कहते हैं, एंड लास्ट आती है TB, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर 3 डिजीज डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटनेस, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है। पोलियो एंड मिजल ये दोनों वायरल डिजीज हैं, यहाँ TB भी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इन 6 डिजीज के वैक्सीन्स बनाए गए हैं किसके? WHO के द्वारा। उसके बाद में जब यह ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब इंडिया में आया है तो इंडिया में 2 और डिजीज ज़्यादा होती थी। इस दौरान इसकी वजह से 6 डिजीज के साथ साथ 2 और डिजीज ऐड की गई, उनके भी वैक्सीन्स बनाए गए हैं, जैसे कोलेरा जिसको हेजा कहते हैं, कोलेरा और टाइफाइड।
इन 2 डिजीज के भी वैक्सीन्स इंडिया के अंदर और ऐड किए गए हैं। तो कुल 8 डिजीज के वैक्सीन्स इसके WHO के GIP प्रोग्राम के द्वारा लगाए गए थे। अब आता है वैक्सीन्स के कितने प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वैक्सीन्स के टाइप्स की बात की जाए तो वैक्सीन्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप आता है एटीन्यूएटेड, सेकेंड आता है किल्ड, थर्ड आता है टॉक्साइड और फोर्थ आता है सेलुलर फ्रैक्शन। 4 टाइप के वैक्सीन्स होते हैं। पहला एटीन्यूएटेड, इसके अंदर इस टाइप के वैक्सीन में क्या होता है, लाइव बट इनएक्टिव पैथोजन, जो पैथोजन आप यूज़ कर रहे हो, जो माइक्रोब्स आप यूज़ कर रहे हो वो जिंदा है, लाइव है बट इनएक्टिव है, मतलब कि एक्टिवेट नहीं है, पैथोजन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल उसका वैक्सीन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, कि मतलब कि जो ओरल पोलियो का जो वैक्सीन है, जो पोलियो की दवा पिलाई जाती है, वह एटीन्यूएटेड टाइप का वैक्सीन है, जिसके अंदर जो पैथोजन है वो सारे लाइव होते हैं। इसको सेवेन वैक्सीन भी कहते हैं। यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन के अलावा MMR का जो वैक्सीन होता है, मीजल, मम्स और रेबीज का, ये वैक्सीन भी इसी का एग्जाम्पल है। MMR, जो MMR का जो टीका लगता है वह भी एटीन्यूएटेड का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड आता है किल्ड टाइप का जो वैक्सीन होता है, उसके अंदर जो पैथोजन आप यूज़ कर रहे हो वो पैथोजन्स क्या होते हैं, डेड होते हैं बट एंटीजेनिक नेचर के होंगे, उनसे अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन वह खुद ही डेड पैथोजन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोलियो वैक्सीन। यहाँ ओरल पोलियो वैक्सीन है या पोलियो वैक्सीन है, जिस वैक्सीन को या पोलियो की जिस वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है वह पोलियो वैक्सीन होगा। इसको सेल्फ वैक्सीन भी कहते हैं। यहाँ पर इसका एक और एग्जाम्पल है कि हेपेटाइटिस बी का, सी का, जो हेपेटाइटिस सी का जो वैक्सीन होता है वह भी किल्ड टाइप का वैक्सीन होता है। नेक्स्ट टॉक्सोइड। टॉक्सोइड में क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं उसके द्वारा स्पेसिफिक टाइप के टॉक्सिन सिक्रेट किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पैथोजन जिनसे टॉक्सिन सिक्रेट होते हैं, तो यहाँ वैक्सीन के रूप में उन टॉक्सिन्स का ही यूज किया जाता है, पैथोजन की जरूरत नहीं होती है। तो एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ पैथोजन्स, पैथोजन के टॉक्सिन्स को यूज किए जाते हैं एज ए वैक्सीन। इसका एग्जाम्पल है टेटनस। टेटनस का जो वैक्सीन लगाया जाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके टॉक्सिन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है सेलुलर फ्रैक्शन। सेलुलर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं उसकी बॉडी या कह सकते हैं उसके सेल के जो पार्ट्स होते हैं, सेलुलर पार्ट्स, उनको एज ए वैक्सीन यूज किया जाता है। यहाँ इसका हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है वो सेलुलर फ्रैक्शन टाइप का वैक्सीन है। ये वैक्सीन के 4 टाइप हैं। इसके बाद में हम वैक्सीन एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का, और इंजेक्शन एक टाइप था आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का, जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ था आर्टिफिशियली तरीके से। तो हम इसके बाद में वैक्सीन एंड इंजेक्शन में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इसके बाद वैक्सीन और इंजेक्शन में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो वैक्सीन और इंजेक्शन में ये डिफरेंसेस होते हैं कि वैक्सीन में यूज़ ऑफ एंटीजेंस इन इंजेक्शन, जो इंजेक्शन जिस टीके के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके अंदर जो एंटीजेंस होते हैं, जबकि इंजेक्शन में एंटीबॉडीज़ को एंटर किया जाए, कह सकते हैं इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनोकुलेट बिफोर डिजीज़, और ये आता है ड्यूरिंग डिजीज़। जब वैक्सीन लगाया जाता है तो वैक्सीन बीमारी होने से पहले लगाया जाता है, जबकि इंजेक्शन बीमारी के दौरान, जैसे फीवर हो रहा तो उसी टाइम इंजेक्शन लगता है, जबकि वैक्सीन जो लगता है वो डिजीज से पहले लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, और इस दौरान नहीं होता है। ये अंडरस्टूड है कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है और पैसिव में आता है, इसलिए इसके अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि बाहर से ही आपने एंटीबॉडीज डाल दी तो इम्यून सिस्टम खुद ही एंटीबॉडी बनाता है, तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्ट कर दी गई है। या ऐसा नहीं है, या बाहर से एंटीजन डाले गए हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना जरूरी हो जाता है, इसलिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट फोर्थ डिफरेंस होता है इफेक्ट आफ्टर 1 to 2 वीक फ्रॉम वैक्सीनेशन।
जब टीका लगाया जाता है तो टीके का जो प्रभाव होता है वो 1 से 2 सप्ताह के बाद होता है, स्टार्ट होता है, और टीके का जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक बना रहता है, या कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बनी रहती है इसकी वजह से। इंजेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इंजेक्शन का जो प्रभाव होता है, जैसे ही इंजेक्शन लगाया जाता है कोई किसी एनिमल की बॉडी में, जब एंटीजेंस हैं, जब उसके अंदर एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसका प्रभाव रैपिड होता है, मतलब कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही उस एंटीजेंस को वह एंटीबॉडी मार देती हैं। तो रैपिड इफेक्ट होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, मतलब कि कम समय तक ही रहता है। नेक्स्ट डे या कुछ ही टाइम के पश्चात वापस एंटीबॉडी डालनी पड़ेगी। तो फीवर के दौरान इसी तरह से होता है। फीवर में एंटीजेंस आ जाते हैं तो बार बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज डाली जाती है, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा उस दौरान, और वह एंटीबॉडी उन एंटीजन को मार देगी। तो वैक्सीन और इंजेक्शन में डिफरेंसेस होते हैं। वैक्सीन की जनरल मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये जैसे अपनी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है, कोई एंटीजन अंदर आता है, तो अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट कैसे होता है कि अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा, इम्यून सिस्टम है इसकी प्रोसेस सारी की सारी, जिस तरह से CMI के अंदर पढ़ा था कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में पढ़ा था कि जिस तरह से बी सेल्स डिवाइड होगी, प्लाज्मा सेल बनाएगी, मेमोरी सेल बनेगी, प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडीज बनेगी, वह एंटीबॉडीज तो क्या करेगी, इस एंटीजन को मार देगी, और फ्यूचर में मेमोरी सेल रह जाती है। वो मेमोरी सेल फ्यूचर में उसी टाइप का जब पैथोजन आता है नेचुरली, तो उस पैथोजन को वो डायरेक्ट ही इस पूरी AMI से पहले ही, AMI की जरूरत नहीं पड़ती है, वह पहले से ही उस पैथोजन को नष्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से फ्यूचर में सेकेंड टाइम वह डिजीज नहीं होगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर मेमोरी सेल बनी हुई है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इंजेक्शन में वो डिजीज बार बार हो सकती है, क्योंकि जो भी आपने एंटीबॉडी अंदर डाली है उसके अगेंस्ट तो उन एंटीजन को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन बाद में और भी एंटीजन आ गए तो फिर से आपको एंटीबॉडी डालने की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन में ऐसा नहीं है। वैक्सीन में क्या है कि मेमोरी सेल तुरंत ही एंटीबॉडीज बनाकर उस पैथोजन को नष्ट कर देती है।